आज हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर, दैट इज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है ये सब आगे हम लोग देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो आपके एक तरह से रूल हुआ है वो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में टोटल अगर देखा जाए तो 5 जो है डायनेस्टीज थी, और ये 5 डायनेस्टीज जो दिल्ली सल्तनत माना जाता है तो 1206 से लेकर के 1526 तक, 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत थी। और 1206 से पहले आप इंडिया की पोजीशन पढ़ चुके थे, क्योंकि इंडिया छोटे छोटे रूलर्स में जो है आपके एक तरह से डिवाइडेड था, और हर जगह अलग अलग लोग जो हैं आपके एक तरह से जो है रूलर्स जो है आपके एक तरह से राज्य कर रहे थे। जैसे कुछ रीजन में, जैसे आपके नॉर्दर्न रीजन में अगर देखा जाए जो चाहमनाज लोग थे जो कि एक तरह से चौहान्स थे, उसी तरह से क्योंकि इन्हीं चौहान्स हम इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र ही शुरू होने जा रहा है अब। तो दिल्ली सल्तनत एक तरह से दिल्ली को जो है आपके एक तरह से दिल्ली के कैप्चर को ही बोला जाएगा। और इस समय यहाँ पर तोमर थे, तोमर जो आपके हुआ करते थे, फिर चौहान थे जो कि ये सब राजपूत हुआ करते थे, तोमर भी राजपूत थे, फिर जो है आपके एक तरह से चाहमनाज जितने थे, चौहान जिनको बाद में कहा गया या कहते थे, तो वो भी जो है आपके राजपूत थे। फिर आपने पढ़ा है दक्षिण साउथ में अगर देखा जाए तो चोलास थे, और उसके अलावा कहीं पर राष्ट्रकूतास थे, कहीं पर चालुक्यास थे, सब अलग अलग जगह पर अलग अलग पांड्यास थे ईस्टर्न पोर्शन में। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर रूलर्स रूल कर रहे थे। तो मेनली क्या था कि जो इंडिया में 700 से लेकर के अगर हम देखें तो 700 से लेकर के 1200 तक जो है आपके अर्ली मेडिवल पीरियड कहा जाता है। अर्ली मेडिवल पीरियड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मेडिवल की लगभग शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि जो मेडिवल पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 1206 से, 1206 से, तो ये जो शुरुआत है इसको देखिए, ये लिंक्ड है 712 से 1206। क्यों? इसकी वजह यह रही है कि जो अर्ली मेडिवल पीरियड कहा गया है, मेडिवल पीरियड से पहले पीरियड अर्ली, उस रिजीम में जो साउथ इंडिया था, सेंट्रल इंडिया था, ईस्टर्न इंडिया था, वेस्टर्न इंडिया था, हर जगह अलग अलग पार्ट में सारे लोग बटे हुए थे। और इस जो है आपके एक तरह से अर्ली जो मेडिवल पीरियड था, ये अगर हम ये कहें तो 712 से लेकर के 1206 तक अगर देखा जाए तो 3 प्रोमिनेंट रूलर इंडिया में इन्वेड किए बाहर से, और इन्हीं के इन्वेशन से जो है आपके एक तरह से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, आप ये कह सकते हैं। तो इसमें जो है एक थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो गया और आपने पहले की कहानी नहीं समझी तो मेडिवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। एक मोहम्मद बिन कासिम थे, एक थे महमूद गजनवी, जिनको गजनी भी कहा जाता था, गजनवी या गजनी, महमूद गजनी। और एक थे मोहम्मद गौरी। इनका पर्पस क्या था ये समझ लें और ये चीज जान लें। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में सिर्फ एक बार आए, सिर्फ और सिर्फ एक बार आए, और उसके बाद वो भी इंडिया के किस पोर्शन में आए जो आज इंडिया में मौजूद नहीं है, उस रीजन में आए, केवल सिर्फ और सिर्फ एक बार आए। ये मोहम्मद बिन कासिम कहां से आए? ईरान से। ईरान से इन्होंने इन्वेड किया। कौन से पोर्शन को इन्वेड किया था? इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन को अगर आप देखें, जहां आज पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का एक पोर्शन है जो आपके सिंध के नाम से जाना जाता है। तो सिंध जो प्रांत था, सिंध जो प्रोविंस था, उस सिंध को पर इन्होंने अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, सिर्फ एक बार। और उसके बाद फिर जो है इनका कोई जो है आपके एक तरह से इंटरफेरेंस नहीं रहा।
और ना ही ये मेडवल के कभी इतिहास में कभी इन्होंने एंट्री ली। तो इंडिया के इतिहास में एक तरह से इन्होंने कभी एंट्री नहीं ली। मोहम्मद बिन कासिम एक बार आकर के सिंध तक आए और सिंध के बाद वहीं से लौट गए। इंडिया ये कभी जो प्रॉपर आज इंडिया है उस इंडिया में इन्होंने कभी कदम नहीं रखा। तो ये सिर्फ एक बार इनकी स्टोरी थी। और ईरान में जब इन्होंने सिंध पर हमला किया था उस टाइम सिंध के जो बादशाह थे उनका नाम था दाहिर था। तो दाहिर पर जो है आपके एक तरह से इन्होंने अटैक किया था और अटैक करने के बाद उसके बाद सारी चीज लूटपाट करके जो भी चीजें थी ये वापस चले गए ईरान से। उसके बाद फिर ये नहीं आए, वहीं जो है आपकी इनकी डेथ हो गई। तो ये जो है आपके पहली बार हुआ। तो पहली बार ये था कि मुस्लिम शासक, मुस्लिम रूलर अगर कहा जाए तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो आपके इंडिया में अटैक करता है वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले जो है आपके एक तरह से रूलर आप कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में अटैक करने वाले सबसे पहले रूलर, क्योंकि सिंध पहले क्या था, जो आज पाकिस्तान है पहले इंडिया था वो, क्योंकि इंडिया के हिस्से से ही अलग हुआ है तो इसलिए वो इंडिया का पार्ट था। तो सिंध पर हमला होने का मतलब क्या हुआ? इंडिया पर अटैक हुआ। तो इंडिया पर जो है आपके एक तरह से पहला अटैक जो किया किसी मुस्लिम इन्वेडर ने, वो उनका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो है आपके अटैक 712 में इन्होंने किया था, 712। उसके बाद इनकी सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अब जो दूसरे महमूद गजनवी इनको कहा जाता है, इनकी अगर स्टोरी को देखें तो ये जो है बहुत एम्बिशियस आदमी थे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे और ये चाहते थे ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है इनके पास हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा इनके पास साम्राज्य हो जाए। और मेनली जो है ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको पैसे की बहुत चाह थी, लूटपाट बहुत ज्यादा करना चाहते थे, हर तरफ का खजाना जो है अपने अंदर बटोरना चाहते थे। तो ये कुछ इस तरह की जो है इनके पास स्ट्रेटेजी थी। तो इनकी शुरुआत कहां से होती है? ये थे अफगानिस्तान में, गजनी नामक स्थान जो है, गजनी जो प्लेस है वो गजनी प्लेस है अफगानिस्तान में। तो उसी गजनी में क्योंकि ये शासक थे इसीलिए उनको गजनवी कहा जाता था, महमूद गजनवी या गजनी। तो ये जो है एक तरह से ये कहा जाए कि जो इनके फादर थे महमूद गजनवी के फादर थे, उनका नाम था जो है आपके सुबक्तगीन जो थे वो इनके फादर थे और वो वहां पर रूल करते थे गजनवी में। लेकिन ये इतने एम्बिशियस थे कि इन्होंने अपने वालिद का कत्ल करा दिया, अपने जो है फादर को मार दिया और मारने के बाद जो है ये 1998 में खुद जो है वहां के राजा बन गए, खुद वहां के रूलर बन गए। इनके दो भाई थे, मतलब ये थे और एक और भाई था, लेकिन वो भाई इनकॉम्पिटेंट था इसलिए बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये बहुत एम्बिशियस पर्सन थे जिसकी वजह से इन्होंने 1998 में जो है आपके एक तरह से अफगानिस्तान की गद्दी जो है पूरी तरह से संभाल ली। अब अफगानिस्तान सेंटर मोस्ट पोजीशन है एशिया का, आप ऐसा समझिए। उसी के आसपास पूरा ईरान का रीजन पड़ता है, इराक पड़ता है वेस्टर्न पोर्शन में। नीचे अगर आप आते हैं तो इस प्रेजेंट टाइम का अब देखिए ईस्टर्न रीजन में तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान पड़ता है, फिर इंडिया का पूरा रीजन होता है। तो अफगानिस्तान एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन थी और उस प्रोमिनेंट पोजीशन पर जो है इन्होंने होल्ड बना रखा था। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब जो है हमें एक्सपैंड करना है और खास तौर से हमें अपने खजाने को बढ़ाना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो है आपके एक तरह से ये देखा कि ईस्टर्न पोर्शन की तरफ चले, इंडिया के पास बहुत खजाना है। इंडिया को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया जो है आपके कहा जाता था। तो 1001 में इन्होंने पहली बार अटैक किया था इंडिया में और 1001 से लेकर के 1027 तक 1027 तक इन्होंने इंडिया पे 17 अटैक किए, 17 बार जो है आपने आक्रमण किए, अटैक किए 17 बार। तो 17 बार इन्होंने अटैक किए और ये जो आपके अटैक था 1001 में पहली बार और 1027 में लास्ट टाइम। और इसमें से सबसे प्रोमिनेंट अटैक जो इनका रहा है वो रहा है 1025 में, 1025 में। आपने सुना होगा सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। तो सोमनाथ का मंदिर जो है वो सोने से लदा हुआ था, सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। उस रेड में
उस जो है आपके एक तरह से उस रेड में 1025 जो है में जब ये एंटर किए, तो उन्होंने जब सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया, मंदिरों पर क्यों अटैक होता था ये भी समझ लीजिए। पहले राजा, इससे पहले भी हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, किसी भी राजा की जो एम्पायर था वो उसकी स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती थी? मंदिरों से। ये कौन राजा कितना मंदिर बना सकता है और कितनी, तो जितनी भी संपत्ति होती थी, वेल्थ होती थी, वो ज्यादातर मंदिरों में रखी जाती थी। तो मंदिरों में खजाने रखे जाते थे। तो मंदिर क्योंकि खजानों का जगह थी, इसलिए इन लोगों को पता था कि खजाना कहां मिलना है, मंदिर में मिलना है, इसीलिए मंदिरों पे अटैक किया जाता था। आज बहुत सारी चीजें देखिए, हिस्टोरियंस का व्यू अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो हिस्टोरियंस दूसरी तरह इस चीज को इंटरप्रेट कर देते हैं। जैसे कुछ लोग जो है आपके एक तरह से अगर ब्रॉड सेंस में नहीं सोचेंगे तो वो इस तरह सोचेंगे क्योंकि मुस्लिम शासक थे वो या मुस्लिम थे इसलिए मंदिरों को तोड़ने के लिए जाते थे। ऐसा नहीं है, मंदिरों को तोड़ने की बात नहीं थी, मेनली मंदिर पर अटैक करना था, इसका मतलब वेल्थ लेना था। तो ये सब लुटेरे टाइप थे, तो इन्होंने एक तरह से लूटने के लिए आते थे और उस लूटपाट में अब जब कहीं पर जा रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ रहे हैं, तो वहां पर आपके चीजें टूटेंगी टूटेंगी, अक्सर जो है मंदिर टूट भी जाते थे। तो इसलिए बहुत जगह पर इन्होंने अटैक भी किए और सोमनाथ के मंदिर पर जब 1025 में इन्होंने अटैक किया तो वहां पर पूरा खजाना इन्होंने खाली कर दिया। तो अब ये खजाने में क्या था, इसको अगर आप देखें तो ये खजाना जो था पूरी तरह से खाली हो गया। तो सोमनाथ के मंदिर पे जब महमूद गजनवी ने जो है आक्रमण किया तो उस टाइम जो है आपके कहा जाता है, जो इतिहासकार हिस्टोरियंस लिखते हैं और इतिहासकारों ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि 900 मन जो है आपके सोना वो वहां से ले गया। 900 मन के मतलब क्या हुआ, अगर एक मन शायद मेरे जो है आपके नॉलेज में यह है कि शायद 52 किलो को कहते हैं, क्या 40 किलो या 52 किलो को शायद कहते हैं एक मन, तो 40 किलो को शायद कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक मन जो है आपके 40 किलो के बराबर है, तो 900 मन का मतलब क्या हुआ, 900 इंटू 40 अगर हम करेंगे तो 3600 किलो आप ये कह सकते हैं, 36,000 किलो, सॉरी 900 इंटू 40 अगर हम करेंगे, ये जगह 4 9 36, 36,000 किलो सोना जो है अपने साथ ले गए। तो 900 मन सोना और 1200 मन 1200 मन मीन्स 1200 इंटू 40 अगर करेंगे तो 48,000 किलो चांदी सोमनाथ के मंदिर में थी। तो 1025 में जो 1025 एडी में अटैक किया था, तो उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि 36,000 किलो सोना और 48,000 किलो जो है चांदी वहां से लूट करके जो है आपके ले गए। तो ये इन लोगों का मेन काम क्या था, इन लोगों का मेन काम था अपने रीजन, और उसके बाद इस खजाने को ले जा करके उन्होंने बहुत भव्य जो है जो गजनी जो आपकी जगह है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप करा दी, बहुत पैसा उसमें लगाया और गजनी एक बहुत जो है आपके इंपॉर्टेंट पोजीशन बन गई, इंपॉर्टेंट प्लेस बन गई अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में क्योंकि गजनी जो था वो आपके एक तरह से इनकी राजधानी थी, या आप कह सकते हैं कैपिटल बनाया हुआ था इन्होंने, तो इसलिए 17 बार जो इन्होंने आक्रमण किया, इनका सिर्फ हर बार उद्देश्य कोई एम्पायर बढ़ाने का नहीं होता था, इनका मकसद वो नहीं था। तो महमूद गजनवी का सिर्फ मकसद ये होता था कि आपके खजाने को लूट करके ले जाना, बाकी और कोई दूसरा मकसद ही नहीं था। क्योंकि इतनी बार आए, आकर के लूटा पाटा, जिसको जीतते थे उसको छोड़ के वैसे ही चले जाते थे, लो अपने राज्य को संभालो, अपने राज्य पर अपना राज्य करो, बस ये उनको दौलत से मतलब होता था, दौलत लेकर के चले जाते थे। तो इस तरह से इतिहासकारों ने कुछ इस तरह से बयान किया है कि शायद 900 मन सोना और 1200 मन जो है चांदी जो है आपके उस जगह से, आपके सोमनाथ के मंदिर से जो है आपके ले गए। तो ये जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैक माना जाता है जो कि उस टाइम हुआ। और जो ये सारी चीजें कैसे मिलती हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में। एक जो है आपके क्रॉनिकलर जो होते हैं, क्रॉनिकलर मतलब होता है कि जो आपके राजा महाराजा की चीजों को लिखते हैं क्रॉनिकली, तो क्रॉनिकलर जो होते हैं या राइटर्स जो होते हैं, तो उसमें अल बरूनी नाम था एक राइटर का, जो
मोहम्मद गजनवी के पूरे उन्होंने इतिहास को लिखा है। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो 17 बार के अटैक है, किसमें क्या आया क्या नहीं आया, ये सारी चीज जो आपके डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये कैसे पता चलता है हमें? अल बरूनी की किताब से। तो अल बरूनी ने जो लिखा है, उस अल बरूनी की बुक से जो है आपके ये सारी चीजें जो है आपके पता चलती है। उस बुक का नाम क्या है? उन्होंने इस बुक को लिखा था किताबुल हिंद के नाम से। किताबुल हिंद जो है के नाम से जो है आपके एक तरह से किताब लिखी अल बरूनी ने। तो अब और भी लोग थे मोहम्मद गजनवी के टाइम में, अल बरूनी थे, फिर इसी में जो है फिरदौसिया थे, फिर जो है फिरदौसिया के अलावा जो थे वो आपके फर्रुख थे, उतवी थे। तो ये सब जो है आपके एक तरह से 4-5 लोग थे जो कि वहां पर आपके एक तरह से महमूद गजनवी के बारे में सारी चीजों को लिखा करते थे। तो जिसमें से अल बरूनी जो है आपके बहुत टॉप मोस्ट माने जाते थे आपके राइटर, क्रॉनिकलर, और ये उस टाइम के सबसे बड़े क्रॉनिकलर थे, और जिन्होंने जो है आपके किताबुल हिंद नामक एक किताब लिखी, एक बुक लिखी, और उसी में सारा डिस्क्रिप्शन इन्होंने कर डाला कि हाँ कौन कौन जो है आपके एक तरह से किस किस तरह से जो है आपके महमूद गजनी आए और क्या क्या चीज लेकर के यहां पर गए। और कभी उन्होंने इंडिया पर कोई राजकाज नहीं किया, किसी पोजीशन को जो है आपके लिया नहीं। तो अब आप ये चीज समझिएगा कि इनका मेन मकसद ये नहीं था कि अंपायर को बढ़ाना या कहीं पर आकर के किसी चीज को जो है आपके एक तरह से अंपायर को जो है जीतना या फिर किसी जगह को जीतना। इनका मकसद ये नहीं था, इनका मकसद सिर्फ ये था कि जो दौलत है वो खींच करके ले जाना। अब देखिए जो थर्ड जो है आपके इन्वेडर थे वो थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन थे? तो ये जो है आपके एक गौर वंश था, गौर डायनेस्टी। तो गौर डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, और गौर डायनेस्टी से ये एक ऐसे जो है मोहम्मद गौरी एक ऐसे वो प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं जिन्होंने जो है आपके एक तरह से सारे डायनेस्टीज को खत्म कर दिया। इनका पूरा रीजन इन्होंने देखा, ये पूरा ईरान इन्होंने कैप्चर कर लिया, पूरा अफगानिस्तान कर लिया, और गजनवी पूरे डायनेस्टी को खत्म कर दिया। तो गजनवी डायनेस्टी को खत्म करने वाले यही हैं मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने पूरा जो है अपना जितना भी चीज जो आपके प्लेसेस था, ईरान था, अफगानिस्तान था, जो है आपके बहुत हद तक जो है आपके वेस्टर्न पोर्शन जो इंडिया का था, जो आज प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान है, उसको भी कैप्चर कर रखा था। कैसे किया था या किस तरह से किया था? तो मोहम्मद गौरी को अगर हम लोग देखें तो मोहम्मद गौरी जो थे इन्होंने 5 बार इंडिया में आक्रमण किया है। 5 बार जो है आपके एक तरह से आक्रमण किया, अटैक किया। और ये 5 अटैक कैसे हुआ या किस तरह से किया गया? इनका जो पहला अटैक था, तो ये पहला अटैक इन्होंने कहां किया? जो आज प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का जो रीजन है वहीं पर एक प्रांत है जिसका नाम है मुल्तान। तो ये मुल्तान जिसको कहा जाता है, तो ये जो है आपके मुल्तान है। मुल्तान में इन्होंने 1175 में पहली बार, फर्स्ट टाइम, ये इंडिया में पहला इन्वेशन था। मोहम्मद गौरी जो थे वो इस पर्पस से नहीं आते थे कि खजाना लूटना है, इनका उद्देश्य डिफरेंट था। जैसे महमूद गजनवी का, अब मोहम्मद बिन कासिम तो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। उन्होंने एक बार आया, उसके बाद फिर आए नहीं, उसके बाद फिर उनका कोई लेना देना नहीं इंडिया से, और वो भी सिंध प्रांत को इन्होंने जो है आपके दाहिर को हराया था। इसके बाद महमूद गजनवी जो थे, इनका 17 बार आक्रमण, 17 बार अटैक हुआ, और लेकिन उनका कहीं पर भी एक भी अंपायर में जगह में नाम उनका नहीं है। ना उन्होंने 1 इंच जमीन के बारे में कहीं पर भी आपके कोई जमीन ली। उनका सिर्फ मकसद होता था कि खजाने को लूट करके ले जाना, बस। लेकिन मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी का बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच था। इनको क्या था, इन्होंने धीरे धीरे करके अपने अंपायर को बढ़ाया, और इसी वजह से गजनवी जो आपके एक तरह से डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई। गजनी डायनेस्टी क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसे से था। वो अपने अंपायर को बढ़ाना कभी नहीं सोचते थे, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना नहीं सोचते थे। जबकि मोहम्मद गौरी जो थे ये स्ट्रेंथन करना चाहते थे, और मोहम्मद गौरी ने जो है स्ट्रेंथन करने की वजह से उन्होंने धीरे धीरे करके आपके उस रीजन, पूरा अफगानिस्तान, ईरान, ये सब जो है आपके एक तरह से जीतते चले गए। तो पहला अटैक जो इन्होंने किया वो 1175 में मुल्तान में पहला अटैक किया। उसके बाद
इनका दूसरा जो अटैक था वो 1178 में माउंट अबू, जो आज का राजस्थान है, माउंट अबू बैटल कहा जाता है इसको। तो उन्होंने यहां पर माउंट अबू बैटल पर जाकर के हमला किया। भले ही ये सफल नहीं रहे मोहम्मद गौरी, ये जो है आपके वॉर वो हार गए थे, ये जीत गए थे मुल्तान वाले, मुल्तान को इन्होंने ले लिया अपने कब्जे में। लेकिन जब भारत में एंटर करना चाह रहे थे, इंडिया में एंटर करना चाह रहे थे, तो वेस्टर्न पोर्शन से, जब वेस्टर्न पोर्शन से आएंगे तो राजस्थान का रीजन पड़ता है, तो राजस्थान के रीजन में जो आपका माउंट अबू है, तो उस पर अटैक करने की जो है आपके बात कही। अब यहां पर जो माउंट अबू तक, कुछ लोग कहते हैं माउंट अबू तक आए, कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं कि ये जो है आपके सिंध पर, सिंध के आसपास के रीजन में अटैक था। ये दूसरा अटैक जो था इनका सिंध पर था, तो उस पर नहीं था। तो इस अटैक को कुछ इतिहासकारों ने सिंध पर अटैक भी बोला है। तो इसलिए कुछ जगह पर कुछ हिस्टोरियंस इसको सिंध पर अटैक लिखते हैं, कुछ माउंट अबू पर अटैक लिखते हैं। तो दोनों चीजें मिलती हैं जो है आपके अटैक में, जो कि 1178 में इन्होंने किया। इनका मकसद क्या था? तो कुछ हिस्टोरियन जो सिंध लिखते हैं वो ये कहते हैं कि मुल्तान जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि सिंध से ये हार गए और सिंध पे इनका अब कब्जा नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम जो है आपके एक तरह से जो सिंध के रूलर थे वो जो है आपके काफी जो है एक तरह से ये कहा जाए कि मजबूत हालत में थे, जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। ये जो है आपके हार गए। फिर इसके बाद इन्होंने जो है आपके एक तरह से 1191 में अपना अटैक किया। ये अटैक कहां था? ये अटैक जो था ये आपके एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैक कहलाता है, और वो अटैक कहां था? हरियाणा के रीजन में। ये वेस्टर्न पोर्शन से अटैक करते 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 कहां पे पहुंचे? हरियाणा के तराइन में। तो तराइन रीजन में पहुंचे, और उस टाइम तक वेस्टर्न पोर्शन को कौन लीड कर रहा था? चौहान। तो वहां का उस टाइम राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा। उनकी इन्फेंट्री, उनकी कैवलरी, उनकी जो है आपके एक तरह से जितनी भी आपके जितनी भी एक तरह से घुड़सवारी जिसको कहा जाता है, घुड़सवारी, हाथी जो है आपके उनके, और जो आपके पैदल थे, ये सब बहुत ज्यादा संख्या में थे। 3-3 लाख, 2-2 लाख इस तरह से थे, और जिसकी वजह से बहुत ही जो है आपके एक तरह से आप ये कहा जाए कि बहुत मजबूत आर्मी थी जिसको इन्होंने चैलेंज किया। तो जब पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने चैलेंज किया, तो उस टाइम तक ये दोनों की से, जब पृथ्वीराज को पता चला कि ये जो है आपके मोहम्मद गौरी ने अटैक किया है, तो ये जाकर के इनकी सेना आगे बढ़ी, और ये मिले कहां पे? तराइन में। तो तराइन में जो है ये मिले, और इसी को बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। तो बैटल ऑफ तराइन जो है आपके एक तरह से इसी को कहते हैं बैटल ऑफ तराइन, और ये पहली बैटल थी तराइन की। ये किसके बीच में थी? पृथ्वीराज चौहान और जो है आपके एक तरह से मोहम्मद गौरी। भीषण जो है आपके लड़ाई हुई, दोनों तरफ से जो है आपके फोर्सफुली, क्योंकि मोहम्मद गौरी की भी सेना बहुत मजबूत थी, और पृथ्वीराज चौहान क्योंकि बहुत ही मजबूत राजा थे, और ये जो है आपके एक तरह से चौहान डायनेस्टी इस टाइम बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। तो धीरे धीरे करके हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी को एक तरह से मोहम्मद गौरी बस ये कहिए कि जान से बच गए, बल्कि उनको मारा गया था। वो काफी जख्मी हो गए, गिर रहे थे गिरती हुई हालत में। फिर उसी जो है आपकी गिरती हुई हालत में एक उनका जो आपके स्लेव था, उनका जो एक तरह से आप ये कहेंगे कि स्लेव कहा जाता है आपके खरीदे गए लोगों को। जैसे लोग जो हैं आपके एक तरह से पहले लोगों को खरीद लिया करते थे, तो खरीदे हुए लोग हुआ करते थे, तो उनका स्लेव उनके साथ लड़ रहा था। तो कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी लगभग खत्म हो गए थे, पृथ्वीराज चौहान ने लगभग मार दिया था, लेकिन उनका स्लेव इतना तेज था कि मोहम्मद गौरी को उठा करके घोड़े पे जो है भागता हुआ चला गया, और जो है उनको लेकर के निकल गया, वापस जो है लेकर के निकल गया, और जिसकी वजह से जो है आपके एक तरह से मोहम्मद गौरी की जान बच गई। तो मोहम्मद गौरी की जान किसने बचाई? उनके स्लेव ने बचाई, और वो जो है स्लेव जो है उनको जो है एक तरह से एस्केप करा ले गया, और उनको लेकर के चला गया। अगर स्लेव नहीं होता तो उसी टाइम वहीं पर खत्म हो जाता मोहम्मद गौरी की जो है आपके स्टोरी। लेकिन अब ये पृथ्वीराज चौहान
को ऐसा लगा कि हाँ अब ये जो है मोहम्मद गौरी चले गए, मोहम्मद गौरी भी वापस गए। मोहम्मद गौरी भी जो है आपके, मोहम्मद गौरी में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो क्या था, मोहम्मद गौरी जो थे वो अपनी गलतियों से सीख लेते थे। तो जब वो हारे हैं या उन्होंने एक तरह से मौत का मुंह सामने से देखा था, तो मौत का मुंह क्यों सामने से देखा था कि उनको लग रहा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन उनका अगर स्लेव नहीं होता, उनका जो है दास नहीं होता, तो वो ऐसी कंडीशन में जो है वो एक तरह से पूरी तरह से मर चुके थे। लेकिन जब वो रेस्क्यू कर गए, वो फिर ठीक हुए, अपने हाल सही किया, फिर उन्होंने अपने आप को प्लान किया और प्लान करके ये देखा कि हाँ किस तरह से जो है आपके पृथ्वीराज चौहान को हराना है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो आपके मोहम्मद गौरी से बहुत ज्यादा थी, मोहम्मद गौरी उनको हरा नहीं सकते थे। तो कुछ इस तरह की, तो मोहम्मद गौरी बहुत टैलेंटेड आदमी भी थे और वो जो है आपके एक तरह से जो बैटल होती थी उस बैटल को बहुत दिमाग से सोचा करते थे कि कैसे उस बैटल को जीतना है। अब उनकी जो है एक तरह से उनका एक ये होता है ना कि कोई चीज अगर हार जाए तो फिर अब दिमाग वहीं लगा रहता है, नहीं उसको जीतना है। तो मोहम्मद गौरी हारने के बाद जब लौटे, अपने आप स्वस्थ हुए, हेल्दी हुए, उसके बाद भी उनका दिमाग यही लगा था कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराया जाए। तो उन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया और प्लानिंग करने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे आपके एक तरह से ज्यादातर जब अटैक होते हैं तो देखिए बहुत शुरू से ही जो राजा होते हैं वो अपने जो है टुकड़ों में जो है आपके सैनिकों को बांटते हैं। तो वो क्या होती है, वो टुकड़ी होती है जो अलग अलग तरफ से, एक बाय फ्लैंक से अटैक करती है, लेफ्ट फ्लैंक से, एक राइट फ्लैंक से अटैक करती है, सामने से अटैक करती है। तो इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, बहुत स्ट्रैटेजी से चले। इन्होंने अपने 5 फ्लैंक बनाए, 5 फ्लैंक बनाए 5 तरह से, और इन्होंने 5वें फ्लैंक को एकदम छोड़ दिया फ्री, उनका यूज ही नहीं किया। और इन्होंने 4 फ्लैंक लेकर के चले, 2 फ्लैंक इनके फ्रंट में थे पृथ्वीराज के और एक बाएं दाएं। लड़ाई होना शुरू हुई। अब ये क्या है कि दोबारा ये लौटे, पहले अच्छा लौटने से पहले एक चीज और क्लियर करें, जब वो स्वस्थ हो गए तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को लेटर लिखा कि तुम अपने तख्त को मेरे हवाले कर दो, अर्थात हमसे हार जाओ, और नहीं तो तुम्हें हार का सामना जो है आपके एक तरह से बैटल के फील्ड पर करना पड़ेगा। ये चिट्ठी में था। अब देखिए, एक राजा जो हार के गया है वो जीतने वाले राजा को एक लेटर लिख के कह रहा है कि अब तुम अपनी जो है तख्त को छोड़ दो, अपनी पोजीशन छोड़ दो और हमें जो है पूरा एम्पायर दे दो, और नहीं तो बैटल फील्ड में हम तुमसे ले लेंगे। तो ये जो आपके एक तरह से लेटर आया, तो पृथ्वीराज चौहान उस पर बहुत लाइटली उस लेटर को उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि शायद इसी तरह से, क्योंकि हार के गया आदमी है, तो हार के गया हुआ आदमी बिलबिलाया रहता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, सेंस नहीं काम करता है, हो सकता है उसका सेंस ना काम कर रहा हो, इसलिए उसने ऐसा लेटर लिखा। तो कुछ इस तरह से सोच करके जो है पृथ्वीराज चौहान ने उसको बहुत हल्के में लिया और उसके बाद जो है आपके उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने 1192 में, एक साल बाद, इसी बैटल, इसी तैरैन के बैटल में पहुंचे फिर दोबारा। और तैरैन के बैटल में जब पहुंचे तो इन्होंने लड़ाई कैसे शुरू करी, इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। 4 फ्लैंक इन्होंने स्टार्ट किए, 2 सामने थे, एक लेफ्ट एक राइट, और 5वां फ्लैंक खाली रखा। इनकी स्ट्रैटेजी ये थी। अब ये लड़ना शुरू हुए, लेकिन जब लड़ना शुरू हुए तो फिर से पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो इनके ऊपर जो है चढ़ने लगी, और जो है आपके एक तरह से इनको लगा कि फिर से हार जाएंगे। लेकिन क्योंकि दिमाग के और स्ट्रैटेजी इनके पास थी, दिमाग के आदमी थे, इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को पीछे हटा दिया। तो जब सेना से कहा पीछे हटो, अब यहां पर पीछे हटने की बात हुई, लेकिन 5वां फ्लैंक दाहिनी तरफ से वहीं पर मुस्तैदी से खड़ा हुआ था। अब आप ऐसे समझे कि अगर मान लीजिए कि आपके लेफ्ट, राइट और 2 सामने, ये अब इनकी सेना जो है यहां से आपके अटैक कर रही पृथ्वीराज की, ये इनकी है, इनके 5वां फ्लैंक ये खड़ा है जो कि दिख नहीं रहा है, इनके नजर में नहीं है। इसने अपनी आर्मी को पीछे हटाना शुरू किया और लोग जो है आपके, इनकी पूरी आर्मी पीछे हटने लगी। जब ये पूरी आर्मी इनके पीछे आ गई तो पीछे तो इन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज की
जो है पृथ्वीराज को लगा कि ये सब भाग रहे हैं, इनको दौड़ाना शुरू कर दो, दौड़ा दौड़ा के मारने लगे, पृथ्वीराज दौड़ा दौड़ा के मारने लगे और पृथ्वीराज ऐसा करते करते आगे निकल गए। और ये पांचवा इनका फ्लैंक जो था, ये पीछे से आकर के इनको अटैक करता है। तो पांचवें फ्लैंक का जो पीछे से अटैक था, एक तो इनको पीछे से अटैक किया और फिर ये जो फ्लैंक पीछे हट रहा था, इन्होंने भी सामने से अटैक कर दिया। तो सामने से फिर इन्होंने अटैक किया, पीछे से भी अटैक हुआ। इस स्ट्रैटेजी को पृथ्वीराज चौहान समझ नहीं पाए और न समझने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन्होंने जो है आपके इस बैटल में जो है आपके इस बैटल को खो दिया। तो इसे बैटल ऑफ तराइन सेकंड कहा जाता है, तराइन का बैटल ऑफ सेकंड। तो ये 1192 में आपके हुआ। इस बैटल के हारने का एक वजह और बताई जाती है। जब राजपूत एक साथ लड़ते थे तो आज पास के जितने भी साम्राज्य थे, सब जगह राजपूत थे, ढेर सारे राजपूत थे। तो जब कोई हमला करता था, सारे राजपूत एक हो जाते थे। तो सारे राजपूत एक हो करके और बड़ी सेना बन जाती थी, अटैक करते थे। उस वही चीज जो है आपके 1191 में हुआ। सारे लोग एक साथ थे और उन्होंने अटैक किया। 1192 में जब एक साल बाद दोबारा अटैक हुआ तो वहां पर कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था इंडिया का, और कन्नौज पे शासन कौन कर रहा था? जयचंद। जयचंद जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था, वो भी जो है आपके राजपूत का एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था। लेकिन जयचंद के साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जयचंद को ऐसा लगा, क्योंकि जो है कहा जाता है कि जयचंद की जो है बेटी ने जो है आपके पृथ्वीराज चौहान से भाग करके शादी कर ली थी। तो शादी क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती करी थी, इसलिए जयचंद से इसकी पृथ्वीराज चौहान की जो है अनबन हो गई थी। तो जब दोबारा अटैक होने वाला था और लेटर आया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद से यह कहा कि तुम आर्मी में शामिल हो जाओ। लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो ये इसमें शामिल नहीं हुए। तो शामिल नहीं हुए तो एक ये भी रीजन बताया जाता है कि जयचंद, जो कि एक बहुत ही जो है आपके एक तरह से बहुत बड़ी आर्मी उनकी भी थी और बहुत ही जो है आपके एक तरह से मजबूत आर्मी थी, तो वो अगर साथ दे देती तो शायद जो है मोहम्मद गौरी दोबारा हार जाते। लेकिन जयचंद ने जो है आपके पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। तो यही जो आपके बैटल थी 1192 में, ये जो है आपके मोहम्मद गौरी ने जो है आपके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ये दोबारा जो है जो पांचवी बार जो इन्वेड किया 1194 में, ये इन्वेड किया कहां? कन्नौज। कन्नौज के तरफ बढ़े और जो है आपके जयचंद की तरफ। तो जयचंद को अब रियलाइज हुआ कि हमें उसको साथ देना चाहिए था, क्योंकि जयचंद ने जो है पृथ्वीराज चौहान का अगर साथ दिया होता तो हो सकता है कि मोहम्मद गौरी दोबारा भी हार जाते। लेकिन जयचंद ने साथ नहीं दिया। अब पृथ्वीराज चौहान हार चुके हैं, खत्म हो गए हैं। तो अब क्या है? अब जो सेकंड अटैक 2 साल बाद हो रहा है, ये था आपके जयचंद पर अटैक। और वहीं पर जो प्लेस होता है, जगह होती है, उसको कहा जाता है चंदावर। तो चंदावर में दोनों सेनाएं मिली, इसीलिए इसको बैटल ऑफ चंदावर कहते हैं। तो बैटल ऑफ चंदावर। तो ये पांचवा अटैक था मोहम्मद गौरी का। 5 अटैक टोटल माना जाता है। और ये जो है आपके बैटल ऑफ चंदावर जो था, उसमें जो है आपके जयचंद भी हार गए और पृथ्वीराज चौहान पहले से ही हार चुके थे। तो इसलिए इन सभी रीजन में आपके एक तरह से पूरी तरह से कब्जा हो गया जो है आपके मोहम्मद गौरी का। अब देखिए, मोहम्मद गौरी में एक चीज और थी। मोहम्मद गौरी जो है, जब उन्होंने देखा कि हमारा अंपायर बहुत बड़ा हो गया, अब हम नहीं संभाल पाएंगे, दिल्ली उनके कब्जे में आ गई थी, अजमेर उनके कब्जे में आ गया था, चौहान को ले लिया था उन्होंने गुजरात पर जो है आपके एक तरह से गुजरात के रीजन या इस रीजन राजस्थान के रीजन में जो है आपके एक तरह से पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। अब क्योंकि जो है जयचंद को हराने के बाद नॉर्दर्न इंडिया का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने कभी अपने पूरे रीजन को कभी जो है अपने केयरटेक में नहीं किया। जैसे पृथ्वीराज चौहान, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के भाई थे एक, तो उन्होंने जो है आपके एक तरह से
उन्होंने ही एक तरह से पहली वॉर में जो है आपके घायल किया था किसको, मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी ने उन्हीं को पूरा राज्य दे दिया और कहा आप जो है अपने आप जो है जिस राज्य पर थे अपना चलाइए। लेकिन दिल्ली का जो पूरा रीजन था वो दिल्ली के पूरे रीजन पर अपना जो है कब्जा लिया। तो मोहम्मद गौरी जो है 1194 से लेकर के कब तक 1206 तक थे। लेकिन 1206 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक स्लेव जो आपके एक तरह से उनका दास था या स्लेव था, जो जिसको हम लोग कहते हैं जो इसको जो है आपके जिनको खरीदा जाता है, पैसा दे करके खरीदा जाता है, तो वो स्लेव थे। तो उसको जो है आपके एक तरह से इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो उनको स्लेव थे और स्लेव जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे। तो बहुत ही जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि फर्मा बरदार जिसको कहा जाता है, फर्मा बरदार के मतलब ये होता है कि आपके हर एक चीज मानने वाले, तो इस तरह का स्लेव थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बहुत इज्जत करते थे मोहम्मद गौरी की, और यही वजह है कि मोहम्मद गौरी भी उनको बहुत लाइक करते थे। तो मोहम्मद गौरी जब जाने लगे, उन्होंने देखा कि यहां पर हम बहुत ज्यादा नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरी जो है आपकी सारी सल्तनत दे दी, दिल्ली का पूरा जो है आपके रीजन दे दिया। और दिल्ली के रीजन में पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहां पर आ गए। यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत कहां से शुरू होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे और इन्होंने ही जो है आपके एक तरह से सबसे पहले बागडोर पकड़ी, और ये पूरा रीजन जो दिल्ली, अजमेर, लाहौर और ये सब जितना सिंध था, ये सब मुल्तान, ये पूरा रीजन जो है आपके एक तरह से इनको मिल गया। तो ये जो है एक तरह से आप ये कहें कि पहला जो आपके एक तरह से शासक शुरू हुए या रूलर शुरू हुए दिल्ली सल्तनत के। तो दिल्ली सल्तनत इसीलिए 1206 से शुरू होती है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। 1206 से शुरू होती है और 1206 में जो है आपके एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहली बार आते हैं, जो 1206 से 1210 तक रहते हैं। अब इनकी स्टोरी थोड़ा सा जान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो क्या थे, एक बहुत ही जो है आपके एक तरह से फर्माबरदार जो है एक तरह से स्लेव थे। स्लेव मतलब गुलाम, जिनको जो है खरीदा जाता था पैसे से, ये गुलाम थे। और ये बहुत मोहम्मद गौरी को इज्जत किया करते थे। 1206 में से लेकर के 1210 तक ये यहां पर मौजूद थे। अगर ये कहा जाए कि गुलाम वंश का, गुलाम डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो पहला क्वेश्चन बनता है, तो फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यह पूछा जाए आपसे कि दिल्ली सल्तनत के पहला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत के पहला सुल्तान कौन था, तो उसका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा। उसका आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब आप कहेंगे इनसे पहले तो ये थे, ये कैसे पहले हो गए? पहले इस तरह से हो गए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अगर कहा जाए, दो रीजन कि ये आंसर नहीं है। पहला रीजन समझिए, पहला रीजन ये कि ये कभी सुल्तान नहीं रहे। इन्होंने हमेशा जब भी ये 4 साल 1206 से लेकर के 1210 तक जब ये रहे हैं, तो इन्होंने हमेशा ये कहा कि हम सुल्तान नहीं हैं, हम बल्कि गुलाम हैं किसके, मोहम्मद गौरी के, और उन्हीं की जो है आपकी एक तरह से चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। इसलिए उन्होंने दो चीजें कही अपने आप को, एक मलिक और एक जो है सिपा सालार। अपने आप को वो हमेशा मलिक कहते थे और सिपा सालार कहते थे। तो मलिक के मतलब क्या हुआ, जो आपके एक तरह से फरमाबरदारी करने वाला। सिपा सालार मतलब कमांडर। तो उनकी आर्मी के वो कमांडर जरूर थे, वो कमांडर अपने आप को कहते थे, वो सुल्तान नहीं कहते थे। उन्होंने कभी सुल्तान का पद लिया ही नहीं, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ सुल्तान नहीं लगता। तो और दूसरा सबसे प्रोमिनेंट रीजन क्यों आप इनको पहला सुल्तान नहीं कहेंगे दिल्ली सल्तनत का, इसलिए क्योंकि इन्होंने जब जो है सारे रीजन को लिया
अपने कंट्रोल में, तो इन्होंने कैपिटल क्या लिया? दिल्ली नहीं बनाया, इनका कैपिटल था लाहौर। लाहौर को इन्होंने कैपिटल बनाया, दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान ये नहीं है, दिल्ली सल्तनत को शुरुआत करने वाले हैं, फाउंडर हैं ये। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है। रियल फाउंडर क्यों? कि ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, इल्तुतमिश ने। और जो आपके एक तरह से पहले शासक थे, पहले रूलर थे, जो आपके एक तरह से दिल्ली में आए। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने अपनी कैपिटल कहां बनाए रखा था? लाहौर को। तो लाहौर से ये पूरा कंट्रोल करते थे, जबकि दिल्ली इनके कब्जे में था, अजमेर इनके कब्जे में था, लेकिन इन्होंने कभी भी जो है आपके एक तरह से जो है कंट्रोल दिल्ली को नहीं बनाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी, सुल्तान कभी नहीं बने। इन्होंने अपने आप को रूलर नहीं कहा, इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। ये हमेशा क्या कहते थे? मलिक अपने आप को कहते थे या सिपा सलार कहते थे। और इनको एक और प्रोमिनेंट नाम लोगों ने दिया था, वो क्या था? लाल बख्श। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता था? तो लाल बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से इल्तुतमिश ने शादी किया था। इसके मतलब इल्तुतमिश क्या था? इनका दामाद था। तो अल्टीमेटली जो है इल्तुतमिश के हाथ में ही आपके सारी चीजें आनी थी। तो इल्तुतमिश जो था, ये थोड़ा सा जो है आपके एक तरह से चालाक और बहुत ही जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि जो आपके ये कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा फाइटर जिसको कहा जाता है, वो उस टाइप का था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक उस तरह का नहीं। हाँ, ये था कि कमांडर बहुत अच्छा था, जो आपके लड़ाई झगड़ा होता था उसको जो है आपके लीड बहुत अच्छा करता था। तो इसलिए इसीलिए जो है आपके मोहम्मद गौरी ने इनको क्या बनाया था? अपना कमांडर बनाया था। ये कमांडर था, सिपा सलार था, तो इसीलिए इसको सिपा सलार कहा जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने कुछ प्रोमिनेंट चीजें जो है बनाई, और जिसकी वजह से आपके एक तरह से जो है हम आज भी उनको याद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आज भी प्रोमिनेंट है, लोग देखते हैं दिल्ली में। तो कुतुब मीनार की जो शुरुआत हुई है, जो शुरू की मीनारें बनी हुई हैं, वो सब कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कुतुब मीनार को पूरी तरह से इन्होंने बनाया। लास्ट की मीनारें इल्तुतमिश ने जाके कंप्लीट कराई, तो इसलिए दोनों का नाम आता है। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया? शुरुआत की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जो काम उस पर खत्म हुआ, जो कहा जाता है कि लास्ट की 2 मीनारें जो है कंप्लीट कराई हैं इल्तुतमिश ने। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक और जो है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनाया था। तो कुतुब मीनार को एक जो है रूलर ने नहीं बनाया, बल्कि 2 रूलर ने आपके इस तरह से बनाया था। एक और कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडिया में पहली मस्जिद किसने बनवाई? इंडिया में पहली मस्जिद जो बनवाई, मॉस्क, वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ये कुव्वतुल इस्लाम के नाम से दिल्ली में जानी जाती है। कुव्वतुल इस्लाम। कई मस्जिदें और भी बनवाई हैं, लेकिन पहली मस्जिद जो बनी वो कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जानी जाती है, जो कि पहली बार किसने बनवाई? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। और अजमेर में एक जगह है जहां पर बनाई 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो भी जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। लेकिन ये 2.5 दिन के झोपड़े के पीछे थोड़ी सी कहानी है। अब ये जो आपके एक तरह से 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या जो है प्रॉपर रीजन होता है, खैर उसको अभी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम, जो पहली मस्जिद, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इंडिया में इस्लाम धर्म से संबंधित पहला मॉस्क किसने बनवाया, या उस मॉस्क का नाम क्या था? तो कुव्वतुल इस्लाम जो है पहला मॉस्क था। और पहला मॉस्क बनाने वाले कौन थे? तो ये आपके स्लेव डायनेस्टी के पहले जो है आपके एक तरह से रूलर थे, जो अपने आप को रूलर नहीं कहते थे, सुल्तान नहीं कहते थे, अपने आप को क्या कहते थे? सिपा सलार कहते थे। और कहते थे कि मैं गुलाम हूं किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के तरफ से मैं जो है आपके एक तरह से केवल शासन देख रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूं। उन्होंने कभी अपने आप को राजा नहीं माना, अपने आप को सुल्तान नहीं माना।
तो ये जो है कुछ चीजें थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ थी। इल्तुतमिश जो थे तो इन्होंने 1210 से 1236 तक 16 साल जो है आपके एक तरह से लगभग रहे। तो इन्होंने जो आपके एक तरह से पोजीशन ली थी तो उसमें इन्होंने भी बहुत सारी चीजें जो है आपके बनवाई और रियल फाउंडर भी इनको कहा जाता है, ये रियल फाउंडर थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इन्होंने जो है आपके एक तरह से कुछ अपनी ये कहा जाए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करते थे, जैसे आपके आर्मी में जो है आपके थोड़ा बहुत जो है आर्मी को देखना या आर्मी को बनाना। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले कोई आर्मी जो है इस तरह की नहीं थी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और जो है आपके एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी तक नहीं आएंगे, खिलजी डायनेस्टी में, तो खिलजी डायनेस्टी में आकर के तभी आपको मिलेगा कि हाँ खिलजी डायनेस्टी में आकर के अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार आर्मी को जो है आपके रिफॉर्म किया था। आर्मी रिफॉर्मेशन उन्होंने ही किया था, उससे पहले किसी ने नहीं किया था। ये सब जितने लोग थे ये क्या होते थे, ये बस सभी लोगों को इकट्ठा करते थे, हाथों में जो है आपके एक तरह से हथियार पकड़ाते थे और जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि बैटलफील्ड की तरफ चल पड़ो। अब इसमें क्या है, इसमें ट्रेंड लोग भी होते थे, अनट्रेंड भी होते थे। तो थोड़ा बहुत इल्तुतमिश ने अपने आर्मी की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, लेकिन एक तरह से इनकी भी आर्मी में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इन्होंने भी अपने जो है कार्य को बहुत ज्यादा एक तरह से इफेक्टिवली नहीं किया। इन्होंने बस ये किया कि इनके जो रिजीम था, इस रिजीम में जो है आपके दो तरह के सिक्के चलते थे, एक चांदी का सिक्का था, एक तांबे का सिक्का था। तो जो चांदी का सिक्का था उसको कहा जाता टंका, टंका के नाम से जाना जाता था। और ये टंका जो है सिल्वर कॉइन हुआ करता था और ये सिल्वर कॉइन था जिस पर इनकी जो है आपके एक तरह से पूरी जो है फोटो बनी हुई थी। तो ये जो है आपके एक तरह से इल्तुतमिश ने जो है एक तरह से वो सिक्का चलाया, कॉइन चलाया। और दूसरा सिक्का जो इन्होंने चलाया वो था जीतल, जीतल जिसका नाम था। और ये जो सिक्का था वो आपके कॉपर का था, तांबे का। तो एक इन्होंने चांदी का और एक जो है आपके तांबे का सिक्का चलाया। तो इस तरह से दो सिक्के इन्होंने चलाए। और इसके बाद इनके जो बेटे थे सब इनकॉम्पिटेंट थे। इनकॉम्पिटेंट इस तरह से कि बहुत ज्यादा कुछ ना कोई जानता था, ना ही किसी के हाथ में कोई हुनर था, ना कोई बहुत ज्यादा चीजें। तो एक तरह से चार भाई थे जो है आपके रजिया सुल्तान के, इनकी ही रजिया सुल्तान, लेकिन चार भाई थे लेकिन चारों बेकार थे। कोई कबूतर उड़ाता था तो कोई कुछ करता था, तो इस तरह की चीज, तो वो बहुत रूलर के लायक नहीं थे बिल्कुल। तो रजिया सुल्तान जो थी ये एक तरह से कहा जाता है कि ये एक तरह से बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रही हैं अपने आप में। तो हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि एक तरह से जो डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी के बारे में, लोगों के बारे में पहले हम लोग जान लें। हल्का फुल्का हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर उसके बाद आएंगे आपकी बुक में क्या है, क्योंकि आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है, सब चीजें नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो बहुत ही शॉर्ट में दिया है, उससे कुछ नहीं समझ में आने वाला। और वो अगर आपको हम पूरा डिटेल नहीं बताएंगे तो जो आपकी बुक में दिया है उससे कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है, उससे बस सिर्फ चीजें सिर्फ जाना जा रहा है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कोई चीज नहीं। हम आपको स्टोरी की तरह से बताएंगे जिससे सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। तो इनके बाद जो है रजिया सुल्ताना जो थी आपके एक तरह से इल्तुतमिश के बाद जो है आई, और रजिया सुल्ताना ने जो है आपके एक तरह से रूल को जो है आपके लिया। और इन्होंने 1236 से 1240 के बीच में जो है आपके रूल किया। इन्होंने जो है आपके एक तरह से 3 सिक्के चलाए, इनके रिजीम में 3 सिक्के चले। एक पे लिखा था जो आपके एक तरह से, एक पे इन्होंने लिखाया था कि इल्तुतमिश की बेटी, एक पे लिखा था। दूसरे पे लिखा था जो है आपके दिल्ली सल्तनत की महारानी, और तीसरे पे लिखा था इंसाफ की रानी। तो 3 जो है सिक्के इन्होंने चलवाए रजिया सुल्ताना ने। इंसाफ की रानी जिस पर एक पे लिखा था, एक पर लिखा था आपके इल्तुतमिश की बेटी, और एक पे लिखा था दिल्ली सल्तनत की महारानी।
देखिए अभी तक हम लोग जो है आपके पढ़ रहे थे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी, स्लेव किसको कहा गया था? गुलाम, जिनको पैसे दे करके खरीदा जाता था। और गुलाम में जैसे आपके इनको जो है आपके अरबिक भाषा में स्लेव को या गुलाम को मामलूक भी कहा जाता है, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम मामलूक डायनेस्टी भी है। तो इसलिए इसको या तो स्लेव डायनेस्टी कहते हैं या मामलूक डायनेस्टी कहते हैं, या हिंदी में हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। तो ये गुलाम थे, जैसे हमने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने आपको बताया था कि ये इन्होंने कभी जो है आपके एक तरह से अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मोहम्मद गौरी जब आए थे तो मोहम्मद गौरी के ये क्या थे? मोहम्मद गौरी के एक तरह से स्लेव थे और मोहम्मद गौरी ने इनको खरीदा था। तो खरीदने की वजह से ये उनकी इतनी इज्जत करते थे कि जब मोहम्मद गौरी गए तो इनको जो है पूरा जो है आपके एक तरह से सारी चीज, सारा कंट्रोल दे करके गए। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो है उस खिताब को नहीं लिया, सुल्तान नहीं थे। और दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने अपना जो कैपिटल बनाया था वो लाहौर में बनाया था। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के, वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जरूर थे, लेकिन रियल फाउंडर अगर कहा जाएगा या पहला सुल्तान जो कि दिल्ली पर शासन करता है, या दिल्ली सल्तनत में तो ये भी आता है, लेकिन दिल्ली में जो शासन करने वाला पहला सुल्तान होगा वो कौन हो जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आपके ये किया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जैसे हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के बारे में, इनके जो लड़के थे वो जो है आपके एक तरह से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा जो है आपके जो है चीजों को नहीं जानते थे, और जिसकी वजह से इनकी बेटी जिनका नाम था रजिया, तो रजिया सुल्ताना जिनका नाम था, इसने जो है आपके इल्तुतमिश के बाद जो है शासन लिया। भले ही इन्होंने 4 साल 1236 से 1240 के बीच में जो है आपके शासन किया, रूल किया, लेकिन रजिया के साथ ये था कि जो है आपके रजिया जो है आपके बहुत ये कहा जाए कि ऐसी लेडी थी जो कि आपके एक तरह से बहुत ज्यादा जो है आपके कुछ अपने एम्पायर के लिए कुछ करना चाहती थी, एम्पायर को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन यही थी क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, इसलिए कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि कोई औरत, कोई महिला हमारे ऊपर रूल करे। इसलिए लोग आपके इनके साथ थे, वो सब जो है आपके यही सोचते थे, थी उसके अंदर सारी काबिलियत, लेकिन जो है उसके अंदर में रूल जो है आपके किसी को पसंद नहीं था। इसलिए पसंद न करने की वजह से ये बहुत दिन जो है आपके रूल नहीं कर पाए, और जो है आपके रजिया एक तरह से जो है 1240 तक ही थी, और उसके बाद फिर रजिया जो है आपके एक तरह से यहां से इनका शासन खत्म हो जाता है। अब 1240 के बाद से 1265 तक, बल्कि अगर देखा जाए तो लगभग जो है 65 जो है या 66 तक अगर देखें, 65 तक, तो लगभग एक ऐसा समय होता है जहां पर कोई राजा ही नहीं था, कोई सुल्तान ही नहीं था। और उस टाइम जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि बड़ा अफरा तफरी की स्थिति थी। तो दिल्ली को कोई ना कोई संभाल रहा था उस टाइम, कोई बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से कंट्रोल नहीं था। लेकिन उसी के बाद 1266 में, 1266 में, 65 में, 65 ही कहा जाता है, 66 आपके बुक में लिखा हुआ है, 65 में ही गियासुद्दीन बलबन, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा जो है आपके एक तरह से माने जाते हैं कि बहुत ही कंट्रोल उन्होंने रखा। तो गियासुद्दीन बलबन ने जो है आपके एक तरह से कंट्रोल लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारी नई चीजें की। जैसे पहली नई चीज उन्होंने क्या किया, पहली नई चीज ये किया कि पर्शियन कल्चर को सबसे पहले इंडिया में लाने वाले वही थे। तो अगर क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा जाता है पर्शियन कल्चर सबसे पहले इंडिया में कौन लाया, तो गियासुद्दीन बलबन जो है आपके जो बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे, और बहुत ही ज्यादा जो है आपके एक तरह से ये माना जाता था कि बहुत ही जो है आपके स्टैंडियर रूलर हैं, और बहुत ही कड़े मिजाज के भी थे। तो इसलिए जो है आपके इनको ये जो है आपके पर्शियन कल्चर लेकर के आए, और इन्होंने एक सिक्का चलाया, और उस सिक्के का नाम था बलबनी सिक्का, बलबनी कॉइन। तो बलबनी कॉइन जो है आपके इन्होंने ही आपके स्टार्ट कराया था।
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक फेस्टिवल आप जानते होंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल की शुरुआत भी इन्होंने कराई। अब इन्होंने जो फेस्टिवल स्टार्ट किया वो क्या था? नौरोज। तो ये जो है आपके इन्होंने बलबन ने जो स्टार्ट किया वो नौरोज स्टार्ट किया। नौरोज आपने नाम सुना होगा, जैसे आप देखते हैं कि नवरात्रि होती है, जैसे हिंदू मैथोलॉजी में नवरात्र मनाई जाती है, उसी तरह से पारसी जो पारसी होते हैं उनमें जो है आपके नौरोज मनाया जाता है, नौरोज फेस्टिवल होता है। तो नौरोज फेस्टिवल की शुरुआत करी इन्होंने, जो कि जो है आपके एक तरह से गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत में, और पूरी दिल्ली सल्तनत में ये जो है आपके फेस्टिवल मनाया गया, पारसी जो है आपके मनाते थे। लेकिन उसी के बाद जब मुगल जो है आपके एक तरह से काल आया, तो मुगल काल के बाद जो है आपके एक तरह से इसको मुगल काल में ही बंद कर दिया गया और इसका जो है नौरोज फेस्टिवल नहीं मनाया जाता था। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज बलबन के बारे में यह थी कि बलबन जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूलर था, और स्ट्रिक्टनेस की वजह से वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके सामने सर उठा सके। तो हर वक्त उसका जो है आपके मोटिव था कि जो भी उसके दरबार में पेश हो वो हमेशा सर झुका करके पेश हो, और कभी भी कोई जो है उससे नजर ना मिला सके। तो इसलिए सर झुका के लोग आते थे और सर झुका के जाते थे। इसलिए उसने एक जो है आपके एक तरह से एक सिस्टम शुरू किया, एक प्रचलन शुरू किया, और वो सिस्टम क्या था? उसका नाम था सजदा और पैबोज। क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, सजदा और पैबोज किसने शुरू किया? तो सजदा और पैबोज क्या था? उसका यह मानना था कि जितने लोग हमारे कोर्ट में आए वो पहले हमें सजदा करें, और कोई भी बात अगर करना है तो करने से पहले हमारे पैर को छुएं, पैर पे आकर के गिर जाएं, और तब जो है हमसे कोई मिन्नती करें। तो पैबोज जो है पैर को चूमना होता है या पैर को छूना होता है। तो पैबोज इससे जो है आपके जो है कंसर्निंग है। तो सजदा क्या है? सर जो है आपके झुका करके जो है आपके सर को झुकाना जो है राजा के सामने, वो सजदा था। और पैबोज जो था वो उसके पैर को चूमना था, पैर को चूम करके कोई भी बात आप कह सकते हैं। तो कोर्ट में आने वाला कोई भी इंसान पहले क्या करता था? सजदा करता था, पैबोज करता था, तब अपनी बात को रखता था। तो इसलिए ये सिस्टम बड़ा प्रचलन में आया। बहुत सारे लोग जो थे जो है आपके जो ये पसंद नहीं करते थे सजदा करना या फिर पैबोज करना, तो उसके कोर्ट में कभी नहीं जाते थे। तो कोर्ट में लेकिन उसका नियम यह था कि जो भी आएगा वो सजदा और पैबोज जरूर करेगा। तो इस तरह से तो गयासुद्दीन बलबन जो थे ये आपके ये भी जो है स्लेव थे, ये सब गुलाम थे, खरीदे हुए लोग थे। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी ने खरीदा था इनको। तो जब खरीदे हुए लोग हुआ करते थे तो एक तरह से जो इसीलिए गुलाम वंश इनको कहा जाता है, ये सब गुलाम थे, ये किसी ना किसी के द्वारा जो है खरीदे हुए लोग थे। तो जिसकी वजह से आपके ये सारी चीजें जो है आपके बताई जाती, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के कहा जाता है कि उनको खरीदा गया था। इल्तुतमिश भी उसी फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके दामाद थे। तो इसी तरह से जो है आपकी इनकी बेटी थी ये तो रजिया। तो इसी तरह से जितने भी लोग थे ये सब स्लेव थे, इसीलिए इनको स्लेव डायनेस्टी या मामलूक डायनेस्टी या गुलाम वंश कहा जाता है आपके हिंदी में। तो ये जो है आपके गुलाम वंश कब तक चला? गुलाम वंश जो है आपके 1287 क्या 88 तक चला। तो और इसी के बाद जो है आपके एक तरह से फिर 1-2 साल का पूरा गैप रहा, और इसी के बाद जो है आपके एक नया वंश चलता है, एक नई डायनेस्टी आती है, और उस डायनेस्टी को कहा जाता है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी देखिए कैसे आती है और क्या कैसे जो है उसका जो है आपके उदय होता है। अब देखिए हम लोग आते हैं पहले, क्योंकि हम लोग आउटलाइन कर रहे हैं, अभी हम लोग ने इंटरनली पढ़ना शुरू नहीं किया जो आपके चैप्टर में कवर्ड है। अभी हम लोग सिर्फ डायनेस्टीज की प्रमुख चीजों को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को देख रहे हैं, कौन कौन से जो किंग थे इन्होंने क्या प्रमुख कार्य किए हैं वो देख रहे हैं। तो इसलिए जो है आपके इनके बारे में अभी हम लोग से पढ़ रहे हैं। फिर अभी इंटरनली छोटी छोटी चीजें जो आपके उसमें दी हुई हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं है, क्योंकि हमें जब आपको ये समझाना है डायनेस्टीज तो इनके बारे में विशेषकर सब कुछ बताना पड़ेगा। तो तभी आपको समझ में आएगा कि ये थे क्या है और इन्होंने किया क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इन्होंने किया क्या है और किस तरह क्या थे, तो कैसे जो है आपकी सारी चीजें जो है क्लियर आउट होंगी।
अब देखिए आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी को खलजी भी कहा जाता है, तो कुछ हिस्टोरियंस इसको खलजी भी लिखते हैं और कुछ खिलजी भी लिखते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी या खलजी डायनेस्टी लगभग जो है आपके मानी जाती है कि ये जो है 30 साल चली, 30 ईयर्स। और इस 30 साल में जो है अकेले लगभग 20 साल जो है आपके सिर्फ अकेले अलाउद्दीन खिलजी ने जो है हुकूमत करी। तो जो रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, उस आप कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टीज में से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे जो है आपके ये कहा जा सकता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, और उन्होंने ही मैक्सिमम काम किए हैं, जिसके जो है आपके बहुत सारी चीजें जो है अभी आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किया है। तो सारी डायनेस्टीज, 5 डायनेस्टी, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे वो खिलजी डायनेस्टी हो, चाहे वो तुगलक डायनेस्टी हो, चाहे वो सैयद डायनेस्टी हो, चाहे वो लोधी डायनेस्टी हो, ये 5 डायनेस्टी किसमें थी? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत इन 5 डायनेस्टी को कहा जाता है, अर्थात दिल्ली पर इन्होंने जो है आपके एक तरह से 5 डायनेस्टीज ने जो है आपके हुकूमत करी। तो जो खिलजी डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर जो थे ये थे जलाल उद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी को जैसे आप देखते हैं तो जलालुद्दीन, इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज जो है आपके खिलजी। तो नॉर्मली जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाने जाते थे, बीच में फिरोज भी उनका नाम था। ये एक्चुअल में फाउंडर थे। और जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो आपके एक तरह से रूलर थे जो 6 साल केवल जो है आपके कर पाए। तो 90 से लेकर के जो है 96 तक सिर्फ जो है आपकी इनकी हुकूमत थी। और ये जलालुद्दीन खिलजी जो थे ये बहुत ही जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि सोबर रूलर थे, और इन्होंने जो है आपके एक तरह से बहुत सादगी से कहा जाता है कि आपके खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। लेकिन इन्हीं का जो बेटा था, उस बेटे को अगर देखा जाए तो वो बेटा जो था थोड़ा सा एम्बिशियस था, और उस बेटे के वजह से जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि उस बेटे ने ही जो है आपके एक तरह से अपने जो है आपके बेटा क्या मतलब भतीजा, सॉरी बेटा नहीं भतीजा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के ये चाचा थे, अंकल थे, आप ये कह सकते हैं, तो फादर के भाई। तो जलालुद्दीन जो है आपके एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी इंटरनली कुछ मामला था जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगने लगा था कि शायद जलालुद्दीन जो है आपके एक तरह से खिलजी की जो रूलरशिप है उसके बाद शायद हमें रूलरशिप ना मिले। तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा लिखते हैं, कहते हैं कि उनकी उत्तेजना इतनी बढ़ी, इंसाइट इतना ज्यादा हुए कि उन्होंने अपने जो है आपके एक तरह से जलालुद्दीन खिलजी अपने जो है चाचा को कत्ल कर दिया, और चाचा को मार करके जो है आपके हुकुम गद्दी पर बैठ गए। और इन्होंने 20 साल जो है आपके अपने हुकूमत करी, 1296 से 1316 तक। इनके ऊपर जैसे फिल्म में आपने देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म जो है आपके आई थी, लेकिन क्योंकि फिल्म में कुछ मसाले लगा दिए जाते हैं या कुछ अपने तरफ से भी होता है, क्योंकि पहले ही फिल्म जब कभी किसी राजा या किसी भी अंपायर या किसी डायनेस्टी पर बनती है तो फिल्म के स्टार्टिंग में ही क्या हो जाता है, आपके पहले ही लिख दिया जाता है ये सारी घटनाएं किसी जो है व्यक्ति या किसी जो है आपके डायनेस्टी या फिर किसी से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, इसमें स्टोरी बनाई गई है। तो कुछ स्टोरी क्रिएट की जाती है, तो जिसकी वजह से जो एक्चुअल हिस्ट्री होती है वो ना दिखा करके बल्कि कुछ और ट्विस्ट करने के लिए जो है आपके चीजों को दिखा दिया जाता है। तो जो फिल्म जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ही दिखा रही थी, मतलब जो चीजें जो है आपके एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं है, लेकिन वो भी जो है आपके एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था फिल्म में, तो कुछ अलग सी चीज थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि वो जो है एक तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन थे कि ये भी कर डालें, ये भी कर डालें, ऐसा कर डालें, ऐसा कर डालें, सारी चीजें थी। अब इन्होंने देखिए क्या किया, इनका अचीवमेंट्स क्या थे। तो इनका अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशब भी कहते थे, अली गुरशब के नाम से भी जाना जाता था। ये जो है आपके एक तरह से उनका नाम था, ऐसे बोला जाता है, और कुछ जगह पर आपके जिक्र भी है इसका। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे 1296 से लेकर के 1296 से लेकर के 1316 तक जो है आपके 20 साल इन्होंने
जो है रूलरशिप किया। अब अपने रिजीम में इन्होंने क्या क्या चीजें की, ये चीज समझे। पहली चीज तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैपिटल कहां पे बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपके ये समझते हैं शायद दिल्ली ही इनका कैपिटल था। दिल्ली के पास एक सिरी है, सिरी जो है जगह है, वहीं सिरी को इन्होंने कैपिटल बनाया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है अलाउद्दीन खिलजी का कैपिटल कहां था, तो दिल्ली ना बना करके बल्कि दिल्ली के पास सिरी है, सिरी, और सिरी में ही इन्होंने एक किला भी बनाया था, सिरी फोर्ट। तो सिरी फोर्ट के नाम से एक किला भी था जो कि इन्होंने बनाया था। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था, जैसे आपके स्लेव डायनेस्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो स्लेव डायनेस्टी में सिस्टम ऐसा था, राजा जो है आपके एक तरह से कहीं पर भी जो है जब भी उनको टैक्स लेना होता, टैक्स कुछ डिफाइंड नहीं था, टैक्स लेना होता था, अब जाकर के टैक्स जो है आपके पहुंच जाते थे, जब भी पहुंच जाते थे वहां पर जाकर के लोगों को ऐलान कर दिया जाता था कि राजा आए हैं टैक्स लेने के लिए, सारे लोग अपने अपने टैक्स दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पर कोई राजा पहुंच गया या राजा का कोई जो है आपके एक तरह से उनका नुमाइंदा कोई पहुंच गया, उनका कोई सबऑर्डिनेट पहुंच गया और वहां पर यह कहा कि हाँ राजा को टैक्स चाहिए, और हर एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि आपके अशरफियां दे दे या जो भी कॉइन्स चलते थे या अशरफियां चलती थी, जैसे मान लीजिए कह दिया कि 10-10 अशरफियां सबको देना है। अब देखिए जो व्यक्ति 100 अशरफियां एक महीने में कमा रहा है उसको 10 अशरफी देने में कोई हर्जी नहीं है, 90 तो बची है। अगर किसी के पास 40 अशरफी है तो भी दे देगा, जान बचाएगा कि भाई 10 ले लो, 30 तो है हमारे पास। कोई अगर 10 अशरफी कमा रहा है और 10 जो है उन्होंने मान लिया, क्योंकि 10 मांग लिया तो हर आदमी को 10-10 देना है, तो वो 10 भाई दे करके जान तो छुड़ा सकता है कि चलो भूखे मर जाएंगे लेकिन जान तो छूट जाएगी। लेकिन कोई अगर 5 अशरफी कमा रहा है तो वो 10 अशरफी कैसे देगा या 10 कॉइन्स कैसे देगा। तो ऐसे लोग जो है आपके एक तरह से इस तरह की जो है काफी जो है लोगों पर अत्याचार था। तो जो लोग नहीं जो है आपके टैक्स देते थे या इस तरह से पैसा नहीं दे पाते थे तो जो है बहुत परेशानी का सामना करना उनको पड़ता था, उनको बंदी बना लिया जाता था, उनको स्लेव बना लिया जाता था, तो जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सारी चीजें थी। तो जो आपके लोग थे वो बहुत खुश नहीं थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि लोग खुश रहें और जो है जो भी आपके वंश है वंश भी चलता रहे, डायनेस्टी भी चलती रहे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टम बना दिया और इन्होंने डिसाइड कर दिया मार्केट कंट्रोल सिस्टम इनको कहा जाता है कि इन्होंने मार्केट को कंट्रोल करने का सिस्टम बनाया पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50% टैक्स जो है आपके डिसाइड कर दिया। अब क्या है, जो जितना कमा रहा है उसका आधा देना है आपको, अधिया जिसको कहा गया। तो अधिया करना है, अधिया करने का मतलब आधा करना है, दैट इज 50% टैक्स देना है। अब इसमें क्या है कि हर व्यक्ति दे सकता है, हर व्यक्ति इस तरह से दे सकता है कि अगर कोई 100 अशरफी कमा रहा है तो 50 दे सकता है, अगर कोई 20 कमा रहा है तो 10 दे सकता है, अगर कोई 10 कमा रहा है तो 5 दे सकता है, अगर कोई 4 कमा रहा है तो 2 दे सकता है। इस तरह से अशरफियां 50% टैक्स में आपकी ये सारी चीजें हो गई। तो एक तो उन्होंने मार्केट कंट्रोल सिस्टम किया कि ऐसा नहीं जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाएगा वो कम टैक्स देगा। और उनसे पहले तक जितने भी आपके रूलर रहे उन्होंने इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बनाया था। वो सीधे आते थे, कहते थे इतना सबको देना है, तो इतने अशरफी इतने कॉइन सबको देने हैं। तो अब सभी के लिए बराबर जो है आपके कॉइन्स देना ये आपके बड़ी मुश्किल काम होता था। इसीलिए जो है आपके एक तरह से इन्होंने जो है 50% जो है आपके एक स्लॉट डिसाइड कर दिया कि अधिया कर दिया जाएगा, जो भी चीज होगी वो अधिया होगी। मतलब आपकी जो भी इनकम है उसका अधिया कर दीजिए। अधिया करने का मतलब आधा कर दीजिए, दैट इज 50% कर दीजिए। 50% आप रखिए, 50% जो है आपके रेवेन्यू दे दीजिए, जिससे कि आपके डायनेस्टी का काम चले, तो डायनेस्टी के खजाने में जाए पैसा। तो इस तरह से डायनेस्टीज के खजाने जो है आपके एक तरह से भरते थे। तो लोगों को भी ठीक ठाक लगा कि हाँ अब पहले से प्रिपेयर्ड है, हमको पता है कि हम इतना कमा रहे हैं तो इसका आधा देना पड़ेगा। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट चीज थी। तो पहली चीज तो इन्होंने टैक्स में जो है आपके एक सिस्टम बनाया, और टैक्स में सिस्टम बना करके और ये जो है कहा जाता है मार्केट कंट्रोल सिस्टम, 50% का अधिया वाला सिस्टम जो है आपके क्रिएट कर दिया। अब देखिए इसके अलावा इन्होंने क्या किया,
अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 2 टैक्स और लगाए। एक टैक्स का नाम था घराई और एक का जो है चराई। घराई टैक्स, चराई टैक्स। घराई मतलब घर से संबंधित है। जैसे आज हम लोग के यहां क्या होता है, हाउस टैक्स होता है, हाउस टैक्स हम लोग देते हैं, वो वही है। ये किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, घराई। और चराई टैक्स क्या था? चराने का। एनिमल्स अगर आप पालते हैं, जानवर अगर आप पालते हैं, तो जानवर की चराई आपको देना पड़ेगा। क्योंकि कहीं पर भी आते हैं आप, भाई जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे डायनेस्टी की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जाके आपकी गाय भैंस जो आपकी बकरियां हैं वो जाकर के चरती हैं जमीनों को, तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो 2 टैक्स ये थे आपके, घराई और चराई टैक्स, जो कि आपके लगाए गए। अच्छा, एक जो बहुत ही अलग काम किया इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि बार बार, क्योंकि हम लोग बहुत सेफ नहीं है, हम लोग के ऊपर जो है अटैक हो रहे हैं। और उस टाइम अटैक सबसे ज्यादा कौन कर रहा था? मंगोल्स। मंगोल कौन थे? मंगोलिया के लोग। चाइना आपने पढ़ा है, चाइना और रशिया के बीच में एक कंट्री है जो है आपके मंगोलिया, वो मंगोल्स थे। और मंगोल्स बहुत ही ज्यादा जो है आपके एक्टिव थे। तो आप जानते हैं कि इंडिया के अपर पोर्शन में हिमालय है, तो हिमालय की तरफ से तो अटैक हो नहीं सकता। तो वो क्या कर रहे थे, वो आपके ईरान अफगानिस्तान होते हुए आपके वेस्टर्न पोर्शन से, आज जहां पाकिस्तान है वो क्या है, पहले इंडिया था, तो उस वेस्टर्न पोर्शन से आते थे, अटैक करते थे। और वहीं से कौन कौन आया, पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था, मोहम्मद बिन कासिम पहला अटैक उसने किया, एक ही बार अटैक किया था। फिर हम लोग ने पढ़ा था महमूद गजनवी या गजनी जिसका नाम था, तो महमूद गजनवी या गजनी जो था वो उसने 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार अटैक किया था इंडिया पे। और जो है आपके एक तरह से जो है बहुत सारी दौलत लूट करके ले गया था। और फिर मोहम्मद गौरी को जैसे हम लोग ने पढ़ा था 5 बार अटैक किया इंडिया पे। तो ये सब कहां से हुए? ये वेस्टर्न पोर्शन से हुए। वेस्टर्न पोर्शन से बहुत ज्यादा अब डर था, क्योंकि इन लोग भी इधर ही से आए थे, मोहम्मद गौरी के ये स्लेव ही थे, तो इन लोग भी वहां से आए थे, क्योंकि ये सब टर्किश थे, इसीलिए अर्ली टर्किश रूलर भी इनको कहा जाता है। आपने अगर देखा हो तो इनको अर्ली टर्किश रूलर भी जो है आपके कहा गया, यह लिखा भी गया है। तो अर्ली टर्किश रूलर इनको लिखा गया है, क्यों? क्योंकि जब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये क्या थे, ये तुर्की से लोग आते थे और लाए जाते थे और उनकी खरीद फरोख्त होती थी, और वही जो है आपके गुलाम होते थे, उनको खरीदा जाता था। तो तुर्की के बहुत सारे लोगों को खरीदा जाता था, तो ये तुर्की से बिलोंग करते थे, जिनको खरीद लिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था, इसलिए वो स्लेव थे, इसीलिए अर्ली टर्किश रूलर जो है इनको कहा जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया वो क्या था? आर्मी रिफॉर्म। अब उसने ये समझ लिया कि देखिए हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो इसलिए हमें अपनी आर्मी बहुत स्ट्रांग करनी है। तो उसने ये सब नहीं किया कि आर्मी, पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी अगर मान लीजिए डायनेस्टी किसी पर अटैक करती थी, तो क्या होता था, हथियार पकड़ा दिए, जितने लोग होते थे, चलो फाइट पे, चलो जो है आपको जो है जाकर के युद्ध करना है, वॉर करना है, बैटल लड़नी है। तो कुछ इस तरह की चीजें हुआ करती थी। बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग नहीं थे। पहला ऐसे दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या किया, आर्मी को ट्रेंड कराया, हर एक आर्मी को ट्रेंड कराया। तो जैसे इन्फेंट्री, कैवलरी, ये सारी चीजें होती है ना, तो जैसे मानिए हाथी पर एक वो जो है आपकी होती है, फिर घुड़सवारी अलग होती है, फिर लोग पैदल अलग होते हैं। तो इस तरह से लड़ाई हुआ करती थी। तो ये तीन तरह के लोग हुआ करते थे। तो घोड़े पर होते थे, हाथी पर होते थे और पैदल होते थे। तो तीनों की आर्मी की अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती थी। तीनों को इसने ट्रेनिंग दिखाई, आर्मी रिफॉर्म किया, आर्मी में भर्ती रिक्रूटमेंट शुरू हुआ। आज जो रिक्रूटमेंट होता है उसी तरह से पहले रिक्रूटमेंट। तो ये पहला सुल्तान था जिसने रिक्रूटमेंट शुरू किया आर्मी में। तो रिक्रूटमेंट किया, तो जो लोग इस लायक होते थे उन्हीं को लिया जाता था, जो लायक नहीं है उनको बाहर कर दिया जाता था। तो रिक्रूटमेंट हुआ करता था। और ये पहला सुल्तान ऐसा था
जिसने जो है आपके सैलरी बेसिस पे आर्मी को रखा। इससे पहले कभी किसी ने आर्मी को सैलरी नहीं दी। हमेशा आर्मी को क्या कहा जाता था, हम लोग लड़ रहे हैं, बैटलफील्ड में लड़ेंगे, जिसको हराएंगे वहां की संपत्ति मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, उस वेल्थ को बांट लेंगे। हर राजा यही करता था, कोई सैलरी नहीं देता था। लेकिन जो है अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा जो है शासक था, पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने जो है आर्मी को जो है आपके सैलरी बेसिस पे रखा और सैलरी दे करके जो है आपके सारी चीजें करवाई।